नमस्कार दोस्तों, शुद्ध लोकल एक लोकल चैनल है डिजिटल भारत के साथ में। हम आए दिन अपने चैनल में अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं, विभिन्न टॉपिक पे चर्चा करते हैं, विभिन्न इशू रेज करते हैं। आज हमारे बीच में नव निर्वाचित बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट संजय वर्मा हमारे साथ में है। संजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार साहब, बोले। संजय जी, आप थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने हैं, थोड़ा सा आपके बारे में हमारे दर्शक व्यक्तिगत जानकारी चाहते हैं आप जो अपना एजुकेशन स्कूल कॉलेज। देखिए, मैं जबलपुर का रहने वाला, जो एक साधारण परिवार में जन्मा जी, और गोरखपुर नवीन विद्या भवन का छात्र हूँ जी। एनएस लॉ कॉलेज से लॉ किया हुआ है। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे वकालत सिखाई है, उनका नाम है दफ्तर साहब गुप्ता। उनके सानिध्य में मैंने काम किया है और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ 1993 से। ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए। 18 फरवरी 1993 को मेरा ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन हुआ था। उस दिन से मैं वकालत कर रहा हूँ जी। और अभी मैं बार काउंसिल बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ा हूँ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ जी। 2700 के आसपास वोटर थे जी। 1884 मत पड़े, जिसमें से मुझे लगभग 1070 वोट मुझे मिली और मैं निर्वाचित हुआ। मोर देन 60%। यस, अच्छे से मार्जिनल रहती है। लोग ऐसा कहते हैं कि 1956 से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है, इतने मार्जिन से कोई वोट नहीं जीता। जितने वोट से मैं जीता हूँ उतने वोट पा जाते हैं लोग, चुनाव जीत जाते हैं। लोगों का प्यार है, कुछ भी कुछ देखा है, करके दिखाना है। अब उनकी स्थिति को जो सोच के उन्होंने जिताया उसको उनको वापस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, बेसिकली बार एसोसिएशन इज मेंट फॉर लॉयर्स। मोटा मोटी जो है इज मेंट फॉर लॉयर्स। लॉयर्स का ही रिप्रेजेंटेशन है जरूर। जो इसका रोल क्या है, रिस्पांसिबिलिटी क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है बार और बेंच। बार मींस अधिवक्ताओं का रिप्रेजेंटेशन और बेंच। बार और बेंच में सामंजस्य रहना चाहिए और कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए जजेस के बीच में, क्योंकि न्यायपालिका को ये दोनों लोग चलाते हैं। न्यायपालिका को अगर रथ मोड़ा जाए तो एक रथ का पहिया बार एसोसिएशन होता है, दूसरा होती है बेंच, जिसको न्यायालय कहते हैं। और टकराव का कोई टकराव नहीं, टकराव का इशू बनता है कि नहीं बनता? कई बार देखिए, न्यायालय से टकराव का स्थिति नहीं बनती है। और आजकल क्या हो गया है, बहुत महत्वाकांक्षी लोगों का इस प्रोफेशन में आ गए हैं जी। हर मुकदमा वकील जीत नहीं सकता जी। तो अगर कोई वकील हारने से नाराज हो जाए तो उसको आप सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते आप। तो टकराव की बात नहीं होती। समझदार, देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ का हूँ, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ। यहाँ समझदार अधिवक्ताओं की तादाद बहुत अधिक है, इसलिए बार और बेंच का टकराव बहुत मुश्किल से हो सकता है, बहुत रेयर स्थिति में हो सकता है, नॉर्मल कोर्स में नहीं। और फिर भी तालमेल बना के जजेस भी हमको कोऑपरेट करते हैं। कम्युनिकेशन कभी कुछ जैसे मतभेद या कुछ कहना चाहिए गलतफहमियां होती है, तो बार एसोसिएशन जो है वो और बार से बेंच से बात करके कोऑर्डिनेट करता है। और हमारे जो अभी चीफ जस्टिस साहब हैं, जिनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई है, तो उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में बोला है कि हमसे मिलते रहा करो और एक भरोसा है मुझको कि जो वास्तविकता में रीजनेबल विवाद होते हैं उनको वो आसानी से सुलझा देते हैं। ऐसा एश्योरेंस है और मेरे को लगता भी है करेंगे, क्योंकि हम अनरीजनेबल बात करेंगे नहीं। मलिवान साहब सुनते हैं ना, वो कॉर्डियल है। और कॉर्डियल नहीं, देखिए, बेंच का मतलब होता है, देखिए, हमारे बिना न्यायालय नहीं चल सकता, ना जजेस के बिना चल सकता। और समझदार अधिवक्ताओं की संस्था है, ये कोई छात्र राजनीति की संस्था नहीं है, ये कोई ट्रेड यूनियन की संस्था नहीं है। अच्छे वकील है हमारे। देखिए, हमारे अगर आप सदस्यों में देख, हम जिनको रिप्रेजेंट करते हैं उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। हमारे बार के सदस्य विवेक धनखड़ साहब, रवि श्रीवास्तव साहब, आर.एन. सिंह साहब, वीएस श्रुति साहब, आर.पी. अग्रवाल साहब, बड़े बड़े दिग्गज लोग हमारे संस्था। ये लोग वोट डालने आए जी। तो अब ये लोग हमको ये सिखाते हैं कि टकराव, देखिए, जिस वक्त हम अध्यक्ष बने, सबसे पहले बात बोली गई कि जजेस की बात पे नो नहीं कहना है। रीजनेबल बात अगर जज करेंगे तो आपको उनको कोऑपरेट करना है। इस ऑब्जेक्ट के साथ अगर काम करेंगे और अब जजेस को रीजनेबल बात बोलेंगे तो वो हमारी बात रीजनेबल सुनेंगे। टकराव का मुद्दा ही नहीं उठता। इट्स अ टू वे प्रोसेस।
दोनों कॉपरेट करती है कोर्ट। अगर आप रीजनेबल रिक्वेस्ट करते हैं न्यायालय से तो कोर्ट कॉपरेट करती है। सर कोर्ट की जहां तक बात हो रही है, आप तो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है ना, कोर्ट की जो बात हो रही है, टिपिकल जनता आम आदमी के हिसाब से वो देखता है कि बड़ा पेंडेंसी है, बड़ा लंबा। देखिए साहब, क्या बोल रहा है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जो लिटिगेंट है हिंदुस्तान का जी, वो खुद गलत मुकदमे दायर करने की स्थिति में रहता है ना। देखिए ये मैं बात बोल रहा हूँ, आप मुकदमा दायर करते हैं, आप ये सोचकर आते हैं कि न्यायालय में मुकदमा दायर करेंगे तो मैं जीतूंगा, और वकील को आप फीस देते हैं आप और इंसिस्ट करते हैं मुकदमा दायर कर दीजिए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, मैं सर्विस मैटर के ज्यादातर मुकदमे करते हैं। एक प्रिंसिपल, हमको जो जानकारी मिली, एक प्रिंसिपल साहब छुट्टी पर चले गए, सालों वो चले गए गल्फ कंट्री में नौकरी करके आ गए 3 साल। प्रिंसिपल साहब जी, स्कूल के प्रिंसिपल। अब वो 3 साल बाद नौकरी करके लौट के आ गए, उनको रजिस्टर देखा, खाली रजिस्टर में करती उन्होंने दस्तखत, ये मुझे बताया जी, और वो चाहते थे कि मैं उनको 3 साल की तनख्वाह दिला दूं। अब ऐसे लिटिगेशन आएंगे तो क्या होगा? ईमानदारी के लिटिगेशन, ये तो फॉल्स लिटिगेशन है, ये तो इनडायरेक्ट लिटिगेशन है। और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि रीजनेबल लिटिगेशंस आने लगे जी, तो न्यायालय रीजनेबल लिटिगेशन को बहुत अप्रिशिएट करती है और बाकायदा रिलीफ देती है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मुकदमे, देखिए पेंडेंसी है, पेंडेंसी होने की वजह अगर कोई इसकी सोचने लगे, देखिए आज आप किसी वर्कर को नौकरी से इलीगली निकाल देंगे, कितना समय लगेगा उसको वापस आने? हाँ, आप बताइए। इलीगल निकाल दीजिए या लीगल सालों भी लग जाता है। इलीगल वर्ड यूज किया है, आप जानते हैं, इसको मैं गलत निकालता हूँ। 10 साल बाद वो नौकरी पे आएगा, तब तक तो वो मर चुका रहेगा। जिस व्यक्ति ने उसको इलीगली निकाला, उसका क्या होगा? उसका क्या एक्शन होगा? उसके क्या एक्शन होगा? तो इसके लिए सरकार को ऐसे कानून बदलने चाहिए जी। सरकार सोती है, सरकार कुछ बोलती नहीं। सरकार के पास कानून मंत्री है, सरकार के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे कानून बना सकती है जी। और समय सीमा निर्धारित करते हैं। जिस दिन देखिए इस हिंदुस्तान में अभी गाड़ी खड़ी करके आप जहां चले जाइए, आप जिस मार्केट में आपका स्टूडियो है, अब बात चले जाइए रीजनेबल पार्किंग किसकी है, कौन प्रॉपर्ली पार्क करेगा? आप जिस बिल्डिंग में, मेट्रो में भी नहीं, गलत आप न्यायपालिका को कहने लगते हो, गलत वकील को कहने लगते हो। लिटिगेंट गलत है, आदमी पूछने आता है कि मैं मर्डर कर दूंगा, मेरे को बचाओगे कैसे आप? देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए न्यायालय में फैसला ये होता है कि वास्तविकता में जिसने मर्डर किया उसको सजा होनी चाहिए और जिसने नहीं किया वो छूटना चाहिए। वास्तविकता यही है और यही होता है न्यायालय में। परंतु जो मर्डर करता है उसकी इच्छा रहती है कि मैं बच्चा हूँ। ऐसे न्यायालय में अक्सर जैसे बहुत से लोग जो जेल होके आए और कई बार हमसे मुलाकात हुई और वो भी उनका ये कहना है कि मतलब इट्स नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं, बट टिपिकली उनका जो व्यू है, जो ऑफ बिहाइंड द कैमरा बोलते हैं, बोले साहब फॉल्स इम्प्लीकेशन बड़ा हो रहा है, कहीं फॉल्स इम्प्लीकेशन बहुत हो रहा है। देखिए अब सही गलत के बीच चुनाव कैसे हो रहा है वो नहीं पता। आप देखिए, आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ जी। फॉर अ मोमेंट अगर पुलिस किसी को गलत इम्प्लीकेट करती है जी, तो न्यायालय में वो छूट जाता है जी। हत्या के मामले में उसको मालूम है कि राम जी ने मर्डर किया और शाम को फंसा देती है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में समझ में जाता है, शाम छूट किया जाता है। राम तो बाहर घूम रहे हैं पहले दिन से, इसमें किसकी जवाबदारी? जो जिसने, मैं दूसरी बात बोलता हूँ आप जी, इन्वेस्टिगेशन वाले जो मैटर हुए, तो जिसने गलत इन्वेस्टिगेशन करा उसको अभी सजा होती है इस हिंदुस्तान में, वो तो निकल जाता है, वो तो अपनी डायरी प्रेजेंट करके। इसलिए तो पैरेलल जुडिशरी बनने लगी थी यार, हम तुमको गलत फंसा देंगे, तुम बच के बताओ। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, आपका जो वे आज की तारीख में आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि किसी को देखिए कानून का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जिस दिन हो जाएगा उस दिन अपने आप लिटिगेशन का हो जाएगा। तो जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है वो फेल है। आप क्या हिंदुस्तान में एग्जीक्यूटिंग, आप कोई लाइसेंस लेने जाते हैं, आपको आसानी से लाइसेंस मिल पाता है? बहुत लंबी ना घूस दिए गए जवाब होगा पैसा जब नहीं होता। ये जो सरकार अभी आई है, सरकार को पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये कह के कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 7 साल में भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? नारे बदलते रहते हैं हर वर्ष, और नहीं होता कुछ। ये बड़ा लंबा टॉपिक है।
तो बोलो ना, फैक्चुअल है, होता ही है। आप आज भी बता दीजिए कि अच्छा, और आपको एक और चीज मैं बताता हूँ, वास्तविकता में कहीं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में कोई ईमानदारी आदमी बैठ जाए तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि यार वहां ईमानदार आदमी आ गया, और समाज में खुशी मनाई जाती है कि भ्रष्ट आदमी आ गया है और अच्छे से काम हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा, अच्छे से काम हो जाएगा। ईमानदार, क्योंकि आप सही काम कराने जाते नहीं। करप्शन के बाद अक्सर जो सुनते हैं, जो लोगों का पब्लिक परसेप्शन है, वो इस पूरे प्रोसेस में, जुडिशियल प्रोसेस में भी बहुत सुनने को आता है। फैक्ट तो हम नहीं बता सकते। देखिए, मैं आपको अभी से बताता हूँ, जजेस हमारे यहाँ जितना ताकतवर सिस्टम है, मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट जजेस के बारे में मैं ओपनली कह सकता हूँ कि कोई जज बेईमान नहीं है जी। और लोअर जुडिशरी में किसी जज की बेईमानी की खबर लगती है, प्रॉपर जांच होती है, और हर साल कम से कम 10 से 15 जजेस का ये होता है, जानकारी लग जाती है कि प्रोसेस है, सबको पता रहता है। देखिए, सेटल लॉ के खिलाफ कोई जज फैसला करेगा, दिखता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, एवरीथिंग इज सेटल, और कोई प्रोसेस को खराब करके या ओवरलुक करके या बाईपास करके दिखता है कि ये करेक्ट है। और देखिए, शिकायत जो है वो रेगुलर आती है उन जजेस की, मार्केट में हवा हो जाती है ये जज ऐसा है, रेगुलर नौकरी से जाती है जजेस। एक फॉर हमारे व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल, मतलब जो बहुत आसान होता है किसी को भी करप्ट कह देना। हाँ, आसान तो होता है, लेकिन मतलब प्रूफ करना एक अलग बात है। और मैं आपको वकील की हैसियत से बताऊं, वकील को फीस मिलने, आसानी से फीस देने में डर लगता है, परंतु वाया मीडिया की बात करने लगेगा कोई तो उसको उस तरीके से आदमी एक्सेप्ट करता है। वैसे साहब, इसको कैसे भी करके करा लीजिए, मैं सिंपल क्वेश्चन था, आप हमारा केस जल्दी नहीं कराते, मैंने तरीका बताइए जल्दी कराने का, तो सब कुछ भी करके करा लीजिए। मैंने कुछ भी मींस व्हाट? हाँ, लोगों को असल में परसेप्शन गलत ही हो गया है, गलत गया है। एक क्वेश्चन है, बहुत सीरियस क्वेश्चन है इस पूरे स्टेप में, लोअर कोर्ट की अगर बात करूं मैं, तो टिपिकली क्या होता है कि जैसे किसी ने बाईपास किया है, कुछ मैटर है, और मैं ग्रीव पार्टी हूं, तो क्या है मेरे पास कोर्स ऑफ एक्शन? हाउ कैन आई पुट अ कंप्लेंट और गो टू समबडी? वेयर इज द अथॉरिटी टू देखिए, शो कि मेरे को ये दिक्कत हुई है? पहले तो आपको सबसे पहले क्या आपसे डिमांड हुई, कौन डिमांड कर रहा है जी, और फिर कैसे कहते हो आप? फैसले तक तो कुछ कहते नहीं हो किसी भी जगह। देखिए, फैसला दो पक्ष लड़ते हैं मुकदमा, एक पक्ष के खिलाफ आता है, जिसके खिलाफ आता है वो ये कहता है कि ये बहुत आसान है, 100% फैसला दोनों के पक्ष में आ सकता है क्या? फैसले के पहले बोल दो कि साहब ये जज बेईमान है, ये मेरे खिलाफ करेंगे, इसको क्या आप तब तक कहते नहीं, तब तक आप बिलीव करते। मान लीजिए मैं, देखिए, मेरे को ये लगता है कि 99% भी, देखिए 98% भी लोअर जुडिशरी के बारे में जानकारी, देखिए बहुत सहमी जगह है, वो बहुत सहम के काम करती है, इतनी विजिलेंट रहती है कि कुछ पूछो मत, उनके ऊपर इतनी स्क्रूटनियां रहती है, वो डरे सहमे काम करते हैं। इट्स नॉट इजी फॉर देम। हाँ, और अच्छी सफिशिएंट तनख्वाह भी है साहब, आप इमेजिन कर सकते हैं जिसकी तनख्वाह और क्या फैसिलिटीज है, और आसान नहीं मालूम आप उनकी सुख सुविधाएं देखेंगे तो उनको ये तक ऑफर है कि अगर आपको छुट्टियां नहीं लेनी है तो वो छुट्टियां इनकैश हो सकती है, इतनी सुविधाएं, और बहुत रेपुटेड जगह है, और सबको मालूम है कि इतना आसान नहीं है उसका, एटलीस्ट इन जुडिशरी। मैं कहता हूं एक आध 5% 10% खुले आप पैसे खाते हैं, बिल्कुल मेरे एक कोई कुछ बोलता नहीं है। पुलिस, मतलब मेरा ये, क्योंकि आप फ्रॉम जुडिशियल फील्ड, आप एक बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, तो मैं आपसे कोई इसमें रिड्रेसल फोरम होता है क्या? कंप्लेंट, देखिए रीजनेबल कंप्लेंट करेंगे आप, कभी भी रीजनेबल कंप्लेंट को इग्नोर नहीं करते। यहाँ पर कंप्लेंट में रजिस्ट्रार विजिलेंस है, यहाँ पर विजिलेंस है, बैकडोर पर विजिलेंस मींस व्हाट? विजिलेंस का मीनिंग क्या? फॉर द जुडिशियल विजिलेंस मींस व्हाट? विजिलेंस मतलब बिना किसी प्रूफ कह रहे हैं, नहीं, विजिलेंस मींस मतलब बिना किसी कंप्लेंट के वो जांच कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, और वो सर्विलेंस में रखता है हर चीज को अपने आप। ठीक है, हमारे जुडिशियल सिस्टम में लोअर जुडिशरी के बारे में जो मेरे को व्यक्तिगत आइडिया है
कि एटेंडम 5-5 फाइलें मंगा ली जाती हैं, उठा ली जाती हैं कि आप देखिए इसमें क्या करना है। थोड़ा सा देखिए, लोअर जुडिशरी डरी सहमी है, रीजन बहुत सारे हैं उसके डरी सहमी रहने के, क्योंकि फेक कंप्लेंट्स भी बहुत होती हैं, फेक कंप्लेंट्स भी होती हैं, जितने फैसले उतनी कंप्लेंट, क्योंकि फैसला किसी ना किसी के खिलाफ होगा, जिसके पार्टी होगी, जिसके खिलाफ होगा वो तो बेईमान बोलते ही है सामने। बहुत आसान है, देखिए हम आपको बेईमान बोल सकते हैं, आप हमको बेईमान बोल सकते हैं, पर प्रमाण क्या है? मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि केस ड्राइविंग मैटर है और कोई भी दर्शक, कोई भी उसको पता ही नहीं कर सकते हो अगर डिमांड कर रहा है, ये तो व्यवस्था है। अगर कोई जज डायरेक्ट डिमांड कर रहा है आपसे, तो आप तैयार, जैसे ट्रैक होता है ना, वैसे हाईकोर्ट की ट्रैक टीम है, लोअर जुडिशरी के जजेस को ट्रैक जाना वही विजिलेंस टीम भी थोड़ी होगी, प्रोसेस होगा। कंप्लेंट करिए ना, बिल्कुल आपको पूरा मैकेनिज्म मिलेगा। आप बाबू की कंप्लेंट कर सकते हैं, आप खुद ही नहीं, आप खुद ही बाबू को पैसा मतलब आप खुद ही देखिए, अरे बाबू को पैसे दे देना, पेशी उड़ जाएगी, आपके तो आपकी सोच में ही करप्शन है। आप पैसे नहीं देंगे तो क्या पेशी नहीं बढ़ेगी, या टाइम नहीं मिलेगा, या डेट नहीं मिलेगी, आपको जाके देना ही। तो फिर कहते हो करप्ट, वो डिमांड कर रहा है और डिमांड करके आप मेरे वो पैसे नहीं दोगे और मैं फैसला आपके खिलाफ कर दूंगा, ऐसी अगर डिमांड आती है, एचओस की करप्ट है और आपसे शिकायत करो, ना कार्रवाई हो तो मुझे बताओ। मेरा सवाल आस्किंग कि वो कंप्लेंट मैं कहाँ करूं, मैं सिर्फ वो पूछना। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अंडर का जज है या बाबू है, तो आप उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कंप्लेंट नहीं सुन रहा है तो आप उसकी शिकायत रजिस्ट्रार जनरल को कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल साहब नहीं सुन रहा है तो उस जिले का पोर्टफोलियो जज होता है, जो वेबसाइट पर पूरी चीजें उपलब्ध है कि किस जिले का कौन सा पोर्टफोलियो जज है, नाम रिफ्लेक्ट होता है, उसको कर दीजिए। अब वो जज भी नहीं कर पा रहा है तो चीफ जस्टिस को करिए, और चीफ जस्टिस भी नहीं सुनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी समझ में आ गया कि पहले वो जो आप कंप्लेंट कर लीजिए, अब टिपिकल जनता तो समझती ही नहीं है। आप हमारा नहीं, हिंदुस्तान की जनता पूरी विजिलेंट है, जनता हमको बताती है मुकदमा कैसे लड़ना है, जनता को पता है, वो सजेस्ट करती है कि इस मुकदमे को इस तरीके से मीडिया बहुत एक्टिव हो गया। मीडिया नहीं, हमारी संस्था ही, आप आज अभी जैसे 4 बज रहा है, आप यूट्यूब, आप हमारी वेबसाइट खोलिए, सारी प्रोसीडिंग यूट्यूब पर लाइव आ रही है, बहुत बढ़िया, सारी, किसी को नहीं मालूम ये बात, उपलब्ध है, आप चेक करिए, वो सारी चीज उपलब्ध है वेबसाइट पे। आप वेबसाइट खोल के तो देखिए, हाईकोर्ट टाइप तो करिए, जो बिल्कुल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय टाइप कर दीजिए, आजकल तो www टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, आप तो आपके हाथ में मोबाइल है, आप खोलिए, हाईकोर्ट लिखिए, आप डालिए चीफ जस्टिस जबलपुर हाईकोर्ट लाइव, तो सेटिंग चालू मिलेगी आपको। आप उस प्रोसीडिंग को सुनिए और फिर बताइए कि कौन करप्ट है, कौन ईमानदार है, सब दिखता है। ठीक, और एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, आपको आज का ऑर्डर रिकॉर्ड पे मिलने लगेगा। बहुत आसान है करना है। देखिए, जहां आपका काम नहीं हो रहा वहां आप बोलते हो बेईमान, और काम हो गया घूस देकर करवाए हो तो आप बोलते हो ईमानदार जैसे। अब ये हिपोक्रेसी सोसाइटी में है ही है। हमको बिल में लिखा रहता है ये लास्ट डेट है और इस दिन नहीं पटाएंगे तो आपको 200 रुपए ज्यादा देना रहेगा, क्यों लिखा रहता है? आप ऑटोमेटिक जनरेट करके क्यों नहीं पटाते? क्यों पनिशमेंट का ऑर्डर लेते हो? आपको रिमाइंडर कॉल्स आते हैं और यू आर इन डिफॉल्ट। आज हमारे पॉलिटिशियन, आपको मालूम है चुनाव होने वाले हैं, उनको नो ड्यू सर्टिफिकेट देना है पार्षद का चुनाव, या नगर में अपना आपका टैक्स नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ 75% पार्षद अभी जाके टैक्स पटाए होंगे कि नो ड्यूज मिल जाए, पहले क्यों नहीं पटाया? ह्यूमन साइकी, यहाँ की मेंटालिटी वैसी ही है। वही तो सोच ही गड़बड़ है आपको अपनी सोच। आप गलत गाड़ी खड़ी करेंगे, आप अभी यहाँ पर पूरा डिबेट करा लीजिए, लेफ्ट टर्न ब्लॉक रहना चाहिए, ब्लॉक नहीं रहना चाहिए लेफ्ट टर्न। हाँ, जो खड़ा फूड कमिश्नर, हम आप ये जो आपका खटंगा चौराहा है, अच्छा वाला आदमी रेड लाइट पे ना रुक के ऐसा टर्न करके गाड़ी निकालते लगता है, कैमरे लगे हुए, तो वही आदमी कहता है कि करप्शन है।
जो रूल को वायलेट करता है ना, उसी को करप्शन नजर आता है। ईमानदार आदमी बड़ा ईमानदारी से काम करता है और अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ा के सोचते हैं बच्चा बड़ा हो जाएगा। हाँ मतलब तो यही है, हम लोग सब नवीन बोलता है, छोटे छोटे स्कूलों के बड़े लोग हैं, ये अच्छे से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और देखिए गलत तो रिफ्लेक्ट होता है, अगर आप गलत करेंगे, बेईमानी करेंगे, फिर देखिए करप्शन, जैसे वकीलों के बारे में आप कहते हैं कि वकील करप्ट होता है, वकील कैसे करप्ट हो जाएगा? वकील अगर अपने क्लाइंट से जैसे फीस लिया हुआ है उसके खिलाफ एक्ट करेगा तो उसके खिलाफ इतने बड़े बड़े मैकेनिज्म है और उसका इजी गोइंग प्रमाण है। हमको तो नॉर्मली एथिकली प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसा सिखाया जाता है। हम अगर एथिक का भी वायलेशन करते हैं तो हम भी मिसकंडक्ट का मुकदमा चल सकता है। वकील अगला एक सवाल है कि जजेस की बड़ी शॉर्टेज चल रही है, दैट बिकम्स अ रीजन। उसके लिए भी मैं बोलूंगा सरकार जवाबदार है। आप क्वेश्चन करें सरकार से कितने जजेस के नाम रिकमेंड पड़े हुए हैं, तो क्यों अपॉइंट नहीं कर रही, वो क्यों नाम रिजेक्ट कर देती? उनकी चॉइस के जजेस नहीं रहेंगे तो उन्हें कराते। और उसका रिफ्लेक्शन सोसाइटी में बहुत कर रहा है, क्योंकि सरकार की जवाबदारी है ना साहब जजेस को नियुक्त करना, और जजेस के पद शॉर्ट है, जजेस के पद बढ़ाए भी जा सकते हैं जी। जैसे जबलपुर में 150 हाईकोर्ट जजेस की आवश्यकता है। 53 पद नियुक्त बना हुआ है, 53 बना हुआ है। 2020 के पास 2010 के आसपास सैंक्शन हुई है। उसके पहले 35-37 थी, 20 पोस्ट सैंक्शन होकर आई है, वो भी कभी फुल स्ट्रेंथ में नहीं हुई है। उसकी भी जवाबदारी सरकार अपॉइंटमेंट करने में बड़ी रिलेक्टेंट देरी लगाती है। ऐसा पता नहीं, उनकी चॉइस के वो आदमी फट से हो जाते हैं, जो उनकी चॉइस है, जो उनसे रिलेटेड है, वो हो जाएंगे आसानी से। साधारण आदमी जो पढ़े रहते हैं कागज, जो वास्तविकता में देखिए किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सरकार का मैकेनिज्म प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, आज भी सरकार हालांकि एक्ट बनाई, सरकार चाहती है हम ही जज नियुक्त करें, सरकार ने अधिनियम बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। एक कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम का पैटर्न ये होता है कि कॉलेजियम सिस्टम में जजेस नाम रिकमेंड करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करके फॉरवर्ड करती है, उस सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास जाता है, कॉलेजियम रिकमेंड करता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है ना, इट गोस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने मुकदमे पेंडिंग, कितने जजेस के नाम पेंडिंग है, आप पूछ बस लीजिए। लॉ मिनिस्ट्री में जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां से कितने लौट जाते हैं और कितने नहीं होते, कई चीजें पड़ी हुई है, कई रिकमेंडेशंस पड़ी हुई है, नेगोशिएशंस भी बड़ी रहती है। तो बड़ा देखिए जजेस अपॉइंटमेंट की प्रोसेस इजी गोइंग होना चाहिए, फटाफट होनी चाहिए, पहले से सबको पता रहता है, सब नाम रिकमेंडेशंस रहते हैं, होता नहीं, हर जगह नहीं होता। आप चाहे तो मतलब किसी भी फील्ड में जहां भी पद भरे जाना चाहिए, कितने पद खाली हैं, हर जगह खाली रहते हैं। बेरोजगारी बढ़ गई बोलते, पद भरने की संख्या नहीं, पद भरते ही नहीं आप। और दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट्स करते हो आप, ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट? मतलब मैं जुडिशरी से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह। हाँ, हमारे यहाँ भी कुछ गलत सभी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। तो आउटसोर्सिंग करेंगे तो आप कैसे ठीक से काम होगा? आउटसोर्सिंग मींस मतलब जो सोर्स आउटसोर्सिंग का जो कॉन्ट्रैक्टर पैसे कमाता है, जो एम्प्लॉय है उसके फुल टाइम लोग सरकार या सिस्टम में कंपनी जो है अपने साथ टीए पीएफ बर्डन ही नहीं लेना, बर्डन लेना पॉसिबल ही नहीं है ना। बर्डन इज आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री हैज बिकम बिग इन लास्ट 20 इयर्स, आउटसोर्सिंग बहुत बड़ी हो गई है सभी जगह पर। आपको आज हाई कोर्ट में पेंडेंसी है, आज पेंडेंसी है, जजेस शॉर्ट है, 2 महीने के अंदर आप पोस्ट भी अरेंज कर सकते हो, 2 महीने के अंदर आप तीनों कोऑर्डिनेट करके वैकेंसी भी क्लोज सब कर सकते हो। विल स्ट्रॉन्ग होना है, हमको हमारे आदमी मिलना चाहिए ना। बड़ी दिक्कत, सरकार कोई भी आदमी सोच ले मैं अपने ही आदमियों को नियुक्त करूंगा, हाँ तो कैसे हो? तो मतलब
पर वही है, सिस्टम वैसे ही चल रहा है, वही चलता आ रहा है। कितने दिन से आप मालूम है जबलपुर में कितनी पोस्ट वैकेंट है? 22-23 क्यों नहीं हो रहा? वो कितने बार रिजेक्ट करे हैं नाम, कितने वकीलों के नाम है और रीजनेबल वकीलों के नाम रिजेक्ट, कुछ तो हमारे लेकिन सबको पता है और कब से बात खाली है, इसको भी सोचना चालू करिए आप। उसका कॉन्सिक्वेंस भी क्या होगा, हाँ पेंडेंसी बढ़ेगा। समझ गया। मेरा अगला सवाल ये है कि आप बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं ना, तो इसके नाते आप क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले बार नया क्या करने वाले? देखिए बार एसोसिएशन जो है वो एक है रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर वकीलों का जी, और हम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हुए हैं। हमारी सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो मेंबरशिप से है जी। हमको स्टेटरी बॉडी एक्ट के अंतर्गत सिर्फ हमको बार एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन करना रहता है कि जो हाई कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं उनका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हालांकि मेरे मन में विचार है कि सारे वकीलों का, मैक्सिमम वकीलों का परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं उसके लिए प्रयासरत हूं और टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए। ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और मेरी जो टीम बनी हुई है उनके नाते मैं सोच रहा हूँ, कोऑर्डिनेट भी कर रहा हूँ। परंतु एक अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम बना हुआ है। हर मुकदमे को एक वकील जब पेश करता है हाई कोर्ट में तो वो 100 रुपए अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम के पेड करता है। जितने मुवक्किलों के दस्तखत होते हैं उस अधिवक्ता कल्याण निधि में उसके वो 100 रुपए पेड करता है। वो बार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत पैसा डिपॉजिट होता है, उसमें मध्य प्रदेश शासन की इजाजत के बिना वो पैसा निकाल नहीं सकते। कोरोना काल के समय से उसमें बहुत सारा पैसा है, गवर्नमेंट उसमें कभी फंड देती नहीं है, परंतु अधिवक्ता कल्याण का भी पैसा रिलीज करती है तो ऐसा बताती है सरकार जैसे उसने रिलीज कर दिया, अपनी जेब से दे दिया। हमारा पैसा, हमारी संस्था दस्तखत करने वाली अथॉरिटी है सरकार, और इतना सारा पैसा है कि वो सारी प्रकार की योजनाएं बना सकती है, हम जो नहीं बनाती। जी, मेरी दृष्टि में 84 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है उस संस्था के पास अधिवक्ता कल्याण निधि का। अगर 84 करोड़ का सही तरीके से यूटिलाइजेशन होने लगे और उस अधिनियम को अगर पढ़े लोग, सरकार में किसी को फुर्सत है पढ़ने की, एक हमारी पेरेंटल बॉडी के बारे में बोल देना और गुना हो जाएगा, परंतु हमारी पेरेंटल बॉडी में भी प्रॉब्लम ये है कि उनकी भी इच्छा शक्ति नहीं है। 84 करोड़ रुपए का कैसे इस्तेमाल कर सके। मैं तो अभी कोरोना काल में मैंने अपने नाम से पीआईएल लगाई थी तो 5 करोड़ रिलीज करा था गवर्नमेंट ने, और 5 करोड़ रिलीज करके शिवराज सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर बोला कि मैंने दे दिए हैं पैसे, मैंने दिए हैं पैसे। ये वर्ड यूज किया सरकार ने, जबकि वो वकीलों का पैसा था, वकीलों को ही दिया गया है। फंड को क्या बोलते हैं? अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत वो फंड जनरेट होता है, और उस अधिनियम के अंतर्गत वो जो 100 रुपए टिकट हाईकोर्ट के वकीलों की और 50 रुपए डिस्ट्रिक्ट बार के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों की, अदर देन हाईकोर्ट, उसमें पैसा जमा होता है। उसकी स्कीम में बताता हूँ, जो एक्ट का ऑब्जेक्ट बताता हूँ। उस एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर वकील की डेथ होगी, वकील की पेंशन भी बन सकती है, वकील की ग्रेचुटी भी बन सकती है, वकील को उधार भी दिए जा सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ घर, और ये सब आप उधार देंगे वो रिफंड हो सकता है। इतना उसका ऑब्जेक्ट है। आप दूसरा स्टेट कर रहा है, इसका आधा भी कुछ कर रहा है। बहुत सारे स्टेट करते हैं। देखिए हमारे स्टेट भी करता है, हमारा स्टेट देता है 1 लाख रुपए देता है किसी की मृत्यु में, और 1 लाख रुपए स्टेट की बात करता हूँ। बार काउंसिल भी देती है पैसे, 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 40,000, अलग अलग कैटेगरी में वो फिक्स करके किस तरह का, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। अगर समझदारी से उस फंड को जनरेट किया जाए और समझदारी से वो पैसे लिए जाए तो अपने आप सभी यूटिलाइजेशन की वो लाइफ सोच एक्चुअली क्या है। देखिए जब हम किसी पद पर आते हैं उसको जनप्रतिनिधि बोलते हो आप, चाहे वो विधायक हो, परंतु जब वो चुनाव लड़ता है विधायक हो या वो हो तो उस समय ना मतदाता उनको तरह तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनकी सोच डिफरेंट हो गई है।
समाज में अगर सच्चे लोग चुनाव लड़कर जीत के आएंगे किसी भी समाज में और बिना ब्लैकमेल होकर आएंगे, अपना मत नहीं बेचेंगे ये लोग, तो इतना सारा पैसा इस समाज में इस जगह पे कि सब सुखी हो जाएंगे। पर वो जो आने का रास्ता वो थोड़ा इंसानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ही। मत देने के पहले सब निचोड़ चुका रहता है, जो आदमी आके पॉलिटिशियन आके धंधा करने लगते हैं ना सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे अभी यूपी पैसे से चुनाव जीतने लगेगा आदमी, पैसे से चुनाव जीतने लगेगा आदमी, तो देखिए आपको याद होगा एक मुंजी नायडू करके हुआ करते थे, आप नहीं जानते हो। एक मुंजी नायडू पार्षद हुआ करते थे, मैंने उनको कभी, अभी पार्षद होने का मतलब है फॉर्च्यूनर आना। अगर आप पार्षद बनेंगे तो आपकी 10-15 दिन बाद आपकी फॉर्च्यूनर नजर आ जाएगी। पर मुंजी नायडू जब तक जिंदा थे तब तक पार्षद थे और साइकिल पे थे, और उनके पास डिपॉजिट करने के पैसे नहीं हुआ करते थे, उसका चंदा होता था। हरे रंग का कुर्ता पहने रहते थे और सफेद पजामा पहने रहते थे। मैंने उनको देखा हुआ है अपने टाइम की, ये अभी मुश्किल से 20-15 साल पहले तक मैंने उनको जानता हूँ। अभी जानकारी नहीं है, मैं उस आदमी का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि इस आदमी ने मैसेज दिया था कि चुनाव भी बिना पैसे के लड़ा जा सकता है। हाँ, कुछ एक मॉडर्न टाइम में अभी आज के दिनों में एग्जांपल भी कम होगा, संभव हो गया बिना पैसे के चुनाव लड़ना? कम होगा, मतलब सरकार आपको मालूम, सरकार का नोटिफिकेशन है, पार्षद कितने रुपए खर्च करेगा नहीं पता, नहीं मालूम। 10 लाख रुपए उसकी लिमिट है, आप 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। मतलब आप सरकार खुद परमिट कर रही है कि 10 लाख रुपए खर्च कर लो आप। तो जो आदमी 10 लाख रुपए खर्च करके पार्षद बनेगा वो करेगा क्या? जी। आप ये क्यों नहीं लिखते कि पार्षद चुनाव प्रचार नहीं करेगा, पार्षद कोई पैसे खर्च नहीं करेगा, पार्षद कोई बैनर नहीं लगाएगा, जो समाज में 5 साल काम करने होगा, जो समाज को रिप्रेजेंट, छोटा सा तो मोहल्ला रहता है, आदमियों को मालूम नहीं पार्षद कैसे चुनाव जीत सकता है। सही बात, सबको पता, आप अधिनियम बना रहे हो कि आप 10 लाख रुपए खर्च करोगे। आप देखना नोटिफिकेशन है, बोलो तो मैं निकाल के दे दूंगा आपको नोटिफिकेशन। 10 लाख रुपए खर्च करने की आप लिमिट दे रहे हो पार्षद को। आप 10 लाख खर्च करे बिना जीत नहीं सकते, और निश्चित है लिमिट क्रॉस होती है। बिल्कुल, आप तो राजनीति को व्यापार बनाकर बैठे हो और समाज सुधारने की बात करते हो, और पदाधिकारियों से पूछा जाता है कि आप समाज के लिए क्या करोगे, पदाधिकारी बन के कैसे आया है समाज से, ये पूछना चालू कर दो तो समाज की तबीयत खरी हो जाएगी अभी। तो आपने लॉयर्स, इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी के बारे में, सोशल सिक्योरिटी के बारे में मैंने सोचा कुछ करने का प्लान है। हाँ, होना भी चाहिए, होएगा एक बड़ा होएगा ही, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पास। स्टेट्स में तो हो गया, एमपी में हेल्थ इंश्योरेंस वर्ड यूज नहीं हुआ है, पर सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट की अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत है जी, पर नॉट सफिशिएंट। हाँ, इतना फंड है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बार-बार आपको कहीं सरकार के पास जाना पड़ता है, उसकी इंडिपेंडेंट और ये दोनों चेक एंड बैलेंस जरूरी है। सरकार देने में झिझकती है और फ्री करते हैं, सरकार उस फंड को कहीं और यूज करती है। नहीं, देने में किसी सबसे बड़ा लगता है कि जिसको भी आप सिग्नेटरी बना देते हैं उसको लगता है उसकी जेब का पैसा जा रहा है जी, उस वजह। हाँ, बिल्कुल, फिर वो उसको लगता है कि आप तो पता नहीं कौन कौन से बता रहे हैं, फलाने हो गए, इतनी कैजुअलिटी हो गई, बीमारी बढ़ गई, कोरोना हो गया, ये हो गया, दूसरे दिन फंड के लिए आप आ रहे हैं, वो दिक्कत। लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, इसमें मैं व्यक्तिगत तौर पर बोलता हूं आपको जी, अधिवक्ताओं को वास्तविकता में मेरी पर्सनल राय है, हम प्रोटेक्शन देते हैं सब। हमको क्या प्रोटेक्शन की जरूरत, हम तो लॉ आदमी को प्रोटेक्ट कराते हैं। आम अधिवक्ताओं की डिमांड है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन अधिनियम आना चाहिए वैसे। और आपको मैं बता दूं कि 2016 में मैं सेक्रेटरी था हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। मैंने सरकार के पास भेजा हुआ है ड्राफ्ट अप्रूवल के लिए। 2016 से बैठने की सरकार की हिम्मत ही नहीं होती अधिवक्ता प्रोटेक्शन अधिनियम लाने की। एक थोड़ा हमारे व्यूअर्स को लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में थोड़ा सा, ये लॉयर प्रोटेक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन एक्ट मींस व्हाट? मतलब लॉयर्स को देखिए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, देखिए किसी भी आदमी को क्या प्रोटेक्शन दे दोगे आप? क्या बॉडीगार्ड सरकार मुहैया करा देगी? संभव ही नहीं। और क्या लाइफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोवाइड करा देगी? देखिए सुरक्षा रहनी चाहिए, सुरक्षा रहनी चाहिए। और सुरक्षा, अब हमको जैसे हम पे कोई अटैक करेगा और हमको प्रोफेशनली रोकेगा तो हमारी संस्था है, सक्षम है,
और हम लोग ताकतवर है, हमारे को लीगली हैंडल नहीं क्रिएट कर सकते। पर राह चलते बॉडीगार्ड तो उम्मीद नहीं, अब राह चलते आप किसी को बोलने लगेंगे, किसी से झगड़ा हो जाएगा, तो जो लॉ एंड प्रोटेक्शन एक्ट क्या बहुत ज्यादा मतलब खास बात नहीं, खास वैल्यू आपके मेरी पर्सनल विचार में इट्स नॉट बिग डील। व्हाट इज लॉ एंड प्रोटेक्शन एक्ट? कुछ नहीं, देखिए सब ड्राफ्ट करके भेजा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मीडिया में बताई नहीं जा सकती। लॉ एंड प्रोटेक्शन का मीन्स ये है कि एक्चुअली क्या है, देखिए आजकल पैरेलल जुडिशरी बनाना चालू कर दिया हर विभाग, हर जगह। जो पावर में बैठा हुआ है वो प्रयास करता है कि न्यायालय में ना जाए बच्चों, तो उस चक्कर में कभी कभी कोई कुछ दोनों लोग करते हैं। उसमें एक जबरदस्ती का, आप किसी अधिवक्ता से पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन एक्ट, क्या होगा? सब क्या अलग वर्जन मिलेंगे। नहीं, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं, लॉ एंड प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे पुलिस वालों को तंग करने लगती है, पुलिस वाले वकीलों को वो कैसे करने लगे कई बार। नहीं वो कुछ नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई बार झगड़ा हुआ। देखिए झगड़ा हो जाना एक अलग विषय है, हमारी पीट हो गई। देखिए मारपीट हो जाने, देखिए मारापीटी तो होगी, तो मारापीटी के लिए एक्ट लगा रहेगा, एक्ट क्या करने का उसमें कहां से जाएगा। देखिए इंडियन पीनल कोड है, क्या हत्या होना बंद हो गई? तो ये एक्ट से कुछ नहीं होगा। एक्ट इंप्लीमेंट होना चाहिए, एक्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, अपने आप सब में सुधार हो जाएगा, एथिकली काम होगा और इम्प्लीमेंटेशन होगा हर चीज का, सब कुछ प्रॉपर होगा, सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा। हम किसी मुकदमे में अपने पक्षकार को प्लीड कर रहे हैं और प्लीड करते करते सामने वाला जो पक्षकार होता है वो हमको दुश्मन मान लेता है। हम तो अपने पक्षकार को प्लीड कर रहे हैं, तो उसमें उसके अंदर नाराजगी आ जाती है जी, अरे ये तो वकील गंदा है, वकील ऐसा बोल रहा है मेरा। ये सब चीजें, इन सब चीजों के लिए क्या करें, उसके लिए हमारी संस्था है वो ताकतवर है, वो उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट कर। समय थोड़ा कम है आपके साथ, शॉर्ट में 2-3 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। ऐसी व्यूअर से बात होते ये पूछा गया कि एजी ऑफिस में जो भी एजी आते हैं वो अपने हिसाब से अपनी टीम बना लेते हैं एट विल, मर्जी। नहीं ऐसा देखिए एजी को ही तो क्या कोई उसमें कोई बेंचमार्क नहीं होना चाहिए? बेंचमार्क है जी, सारी प्रक्रियाओं का पालन होता है और जो कैप्टन होता है उसको टीम में उसकी सेइंग होती है जी, और जो उसके साथ, देखिए किसी भी टीम के कप्तान की सेइंग होती ही है और उसकी सेइंग के बिना अगर बनाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसकी विल चलती है और बहुत पुराने समय तो जो एजी बोलता था वो करता था, चीफ मिनिस्टर वो करते थे, चीफ मिनिस्टर जो एजी बोलता था। अभी ये मुद्दे उठने लगे हैं, अभी तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो जाते हैं एजी के बिना जानकारी के, ये स्थिति रहती कभी कभी तो, ठीक है। समय बदल गया है, बहुत से वकील जो है उतने रिच और केपेबल नहीं होते, तो क्या आपकी एसोसिएशन जो है कोई सरकारी फंड करा रही है, 12 कुछ बना रही है, 12,000 लाइब्रेरी हमारे यहाँ परफेक्ट है, हाईकोर्ट वाईफाई आप दे रहे हैं, पूरे हाईकोर्ट प्रोमाइसेस में वाईफाई फ्री है जी, पूरी हाईकोर्ट प्रोमाइसेस में वाईफाई यूजर्स, यस हूसोएवर, आप वही पासवर्ड लेंगे आपको खर्च से करेक्ट हो जाएगा एवरीवेयर, हाईकोर्ट में तो है ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर बीच में जरूरत पड़ेगी आपको याद करते हुए एनी टाइम इस टॉपिक आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने टाइम निकाला और आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को बहुत संजय वर्मा जी की बात अच्छे से समझ में आई होगी। आगे पीछे भी इनसे मुलाकात होती रहेगी, टाइम टू टाइम बात होती रहेगी अलग अलग टॉपिक्स में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।